In this video, we shall discuss the principles and methods of teaching young children. यानी छोटे बच्चों को जो सिखाने के सिद्धांत हो सकते हैं या कौन सी विधियां हो सकती है, उनके बारे में जानकारियां दी गई हैं। तो चैप्टर 2 है ये, और इसमें जो विषय सूची है आप देख पा रहे हैं कि एक बार हम दोहराएंगे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है। फिर हम बात करेंगे कौन से डेवलपमेंट एरियाज या जोन्स होते हैं और कौन से प्रिंसिपल्स पे बच्चों को हम पढ़ाते हैं इस एज ग्रुप में। साथ ही साथ प्ले बेस्ड लर्निंग, एक्टिव लर्निंग हम किन्हें कहते हैं, एक चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, कौन सी मेथड्स है जो पॉपुलर हैं, और रोल ऑफ टीचर क्या है। एंड जो हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात की है, उनमें से लैंग्वेज डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और इमोशनल डोमेन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। इस चैप्टर में असेसमेंट और इंक्लूजन के बारे में जो कंटेंट है वो बहुत लिमिटेड है, उसकी और डिटेलिंग हम करेंगे आने वाले चैप्टर्स के तहत। पर फिलहाल एक आइडिया दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट एंड व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन एंड challenges and future directions related to it. First we start with that what is early childhood education, यानी प्रारंभिक बाल शिक्षा क्या है। तो इसे हम दोबारा इसे एक एज अ रिविजन कर सकते हैं कि बच्चों के जीवन के पहले 6 वर्षों में हम जिस शिक्षा प्रक्रिया को चलाते हैं हम उसे ही ECE कहते हैं, जिसमें बच्चों के विद्यालय की रेडीनेस वो हम ख्याल रखते हैं कि बच्चे विद्यालय जो एक फॉर्मल स्कूलिंग है उसके लिए वो तैयार हो जाए। और ये बच्चों के सभी ऑलराउंड विकास जो डेवलपमेंट है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक हो, उनके लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये देखा गया है कि जिन बच्चों को प्रारंभिक बाल शिक्षा दी जाती है उनका समग्र विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट सुनिश्चित होता है। और ये कहीं ना कहीं बच्चों में एक आत्मसम्मान, आत्म स्वीकृति बढ़ाती है, उनमें एक सहयोग की भावना दिखती है जो 21st सेंचुरी की बहुत एसेंशियल स्किल है। और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ स्किल जो है डेवलप करते हैं। If we talk of types of early childhood education, so we have three kinds. It can be a preschool education, it can be nursery education, it can be a kindergarten. Now, preschool education is actually the same thing as kindergarten or nursery school, but they are different names given to the students. Earlier, when we had kindergarten and nursery school, at that time the methods of teaching were different. पर आज के समय में किंडरगार्टन बेसिकली मैडम मॉन्टेसरी के सजेस्ट किया हुआ प्री स्कूल एजुकेशन है, जो कि आज के समय में हमें बहुत क्लैरिटी नहीं मिलती है। लगभग सारी ही स्कूल्स में आपको इसी प्रकार के कॉमन एक जो टीचिंग मेथड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों की वेरिएशंस थोड़ी कम है, लेकिन तीनों का पर्पस कहीं ना कहीं वही है कि 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के बीच में एक बहुत ही सेफ सराउंडिंग क्रिएट करते हुए उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज को प्रमोट करना। तो बच्चे जब किंडरगार्टन या प्ले स्कूल में आएंगे तो आप उन्हें कौन से सिद्धांत पे तैयार करेंगे, या बच्चों का डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है, डेवलपमेंट डोमेन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहले अगर हम उनके शारीरिक विकास की बात करेंगे तो कैसे उनकी शरीर जो है वो ग्रो करती है एंड हाउ इट बिकम्स मोर स्टडी एंड मोर स्ट्रॉन्ग। तो इसी के अंतर्गत हम दो तरह के स्किल्स की बात करते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, बड़े मांसपेशियों का विकास, एंड फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, जिसमें बेसिकली लिखना आता है। सिमिलरली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम मानसिक विकास या बौद्धिक विकास कहते हैं, ऐसे कोई भी गतिविधि जिसमें बच्चे को सोचने का अवसर प्राप्त हो, समझने का अवसर प्राप्त हो, वो निर्णय ले सके और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उस क्षमता को हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, बिकॉज वी ऑल से दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को उनकी जो भावनाएं हैं उनको पहचानने में मदद करें और दूसरों की भावनाओं के साथ भी वो एक एम्पैथी के साथ रह सके। अब यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन आपको दिए हुए हैं कि अगर हम कुछ थ्योरीज की बात करें तो सबसे पहले थ्योरी जो छोटे बच्चों के लिए लागू होती है वो है थ्योरी ऑफ ऑटोनॉमी, जिसमें कि बच्चों को हम इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं, उनमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ ऑटोनॉमी। दूसरा आता है आपका डेवलपमेंटल थ्योरी, यानी कि बच्चों के जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग होते हैं और उसके अनुसार उन्हें शिक्षा देना जरूरी है। ये सिद्धांत को हम कहते हैं डेवलपमेंटल थ्योरी।
थर्ड इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। इसका अर्थ है कि अगर बच्चे ने कुछ अच्छा किया या अच्छा व्यवहार किया तो उसे पुरस्कृत कर किया जाए, और अगर उसने कोई गलती की है तो फिर कहीं ना कहीं उसको ये सिखाना बिना दंड दिए कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं, या फिर आपने जो किया है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं जो आगे आपको नहीं दोहरानी है। तो इस तरह के थ्योरी को हम कहते हैं गिव देम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। इसी के तहत छोटे बच्चों को स्टार्स दिए जाते हैं या स्माइलीज बनाई जाती है टू मेक देम फील कि वो जो कार्य उन्होंने किया है वो अच्छा है, या अगली बार उसे नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों जब अपने घरों से विद्यालय की ओर आते हैं तो उनका ग्रुप लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे एक समूह में काम करना सीखे, दे शुड हैव कोलैबोरेटिव स्किल्स, और एक सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान करने की क्षमता को विकसित करें। तो ये चार प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन इस कॉन्टेक्स्ट में सही बैठता है। अब इन प्रिंसिपल्स को हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? इफ यू टॉक ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, सो इट कैन बी आइदर अ प्ले बेस्ड टीचिंग, जब बच्चे इसको खेल के माध्यम से खेल कर कुछ सीखेंगे। दूसरा है कि उनको प्रेरित कर सकते हैं, हम मोटिवेशनल टीचिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग की, यानी कि बच्चों के मुख्य धारा के साथ में हम साइंस या आर्ट इंटीग्रेट करते हुए अगर बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों में ज्यादा ग्रोथ देखा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड साइंस एंड आर्ट बेस्ड एजुकेशन, और यू कैन से art integrated education. You can use dance forms, you can use music, you can use painting to teach them new facts. अब बच्चों का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी सबसे पहले बच्चों के सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया है, कि बच्चों का सेफ एनवायरनमेंट, नॉट ओनली जस्ट फिजिकली सेफ, ऑल्सो बॉडी सेफ, जहाँ गुड टच और बैड टच की बात भी आती है, या जो उनका स्पेस है उसमें कोई भी तरह की वैसी शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हो जहाँ बच्चों को चोट लगे, और बच्चे उस एनवायरनमेंट में बार बार आना चाहे और वो पढ़ना चाहे। सो दैट इज कॉल्ड अ सेफ एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। और जहां भी मौजूद हो वहां पे संसाधनों का, जो उपलब्ध संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसका यूज होना चाहिए, ताकि बच्चे उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने ग्रोथ में कहीं ना कहीं एडअप कर सके। सो वो रिसोर्सेज उनकी बुक्स हो सकती है, उनके टॉयज हो सकते हैं, उनके आर्ट के जो मटेरियल्स है, कला सामग्री, वो हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि प्ले बेस्ड और एक्टिव लर्निंग किसे कहते हैं। सिंपली प्ले बेस्ड लर्निंग इज अ लर्निंग इन विच प्ले इज अ टूल। हम बच्चों को फ्री प्ले के बाद गाइडेड प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले के द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं कुछ नई चीजें सीखने में मदद करते हैं। और वो डिपेंड करता है कि उनकी कौन सी इंटरेस्ट है या स्वाभाविक रुचियां हैं, जिसके आधार पे हम उनके खेल का चयन करते हैं, और उस खेल को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं कि उन्हें कौन से कौशल हमें डेवलप करवाने हैं। सो दिस इज प्ले बेस्ड एंड एक्टिव लर्निंग। बच्चों को ये लगता है कि हम उनके साथ खेल रहे हैं, पर एक्चुअली कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग में हम उसे हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दैट व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ प्ले बेस्ड लर्निंग। सबसे पहले तो उसमें एक इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से बच्चों को लगना चाहिए कि हम खेल रहे हैं। और दे शुड बी एक्टिव एंड इमेजिनेटिव, उनकी जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, वो उसका उपयोग करके वो न्यू एक्सपीरियंस गैदर करेंगे, जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहेंगे। ग्रुप में कार्य करना उन्हें देना होगा। प्ले कैनॉट बी ओनली अ सिंगल पर्सन प्लेइंग, तो उन्हें टीम भावना जो डेवलप करना है उसके लिए हमें प्रेरित करना है। संगठित असंगठित खेल यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्ले, जो मैं बता रही थी, कि जब बच्चों को हम कुछ निर्देश देते हैं और फिर बच्चे उस खेल को खेलते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा आउटकम अच्छा आता है और अधिक इफेक्टिव या प्रभावी होता है। और साथ ही साथ विविध तरह के खेल होने चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि हमने उसको ग्राउंड में खेलने के लिए भेज दिया या बॉल वगैरह से खिलवा रहे, वो तो सिर्फ एक फिजिकल डेवलपमेंट वाले खेल हो गए। अगर हम उनको कुछ गेम्स ऐसे देते जिसमें उनको सोचना पड़ेगा, वो पहेलियां हो सकती है, रिडल्स हो सकते हैं, या फिर कोई जिक्सॉ पजल हो सकता है, या फिर कोई वैसे ही डोमिनोज हो सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे मानसिक खेल। और साथ में आर्ट और म्यूजिक का भी इसमें योगदान होगा। नाउ वी टॉक ऑफ क्रिएटिंग अ चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट। अगर एक बाल केंद्रित वातावरण का निर्माण करना हो तो किन चीजों पर ध्यान देना है? ये 5 पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहला तो व्यक्तिगत ध्यान, 1 to 1, जो बच्चों का पर्सनल अटेंशन है वो आपको देना है।
सेकंड जो हमने कहा, सुरक्षित और एक सहायक वातावरण, कि बच्चों में एक मानसिक और शारीरिक सुरक्षा दोनों ही महसूस हो, और वो वहां पे जब आएंगे तब ऑटोमेटिकली उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अनुकूलनशीलता, यानी कि बच्चों के जो अडेप्टिव वेज है, उनके नीड्स के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें अपने लेसन प्लान्स को चेंज करने होंगे। उनका जो रिस्पॉन्सेज है, जो बिहेवियर है, उसको ऑब्जर्व करके अपने जो एक्टिविटी प्लान्स है उसमें चेंजेस करने होंगे। नेक्स्ट है सामाजिक और शैक्षिक इंटरेक्शन, यानी कि बच्चे आपस में बातचीत करें, उनकी पीयर लर्निंग हो, हम उसे कहते हैं ग्रुप लर्निंग या पीयर लर्निंग। एक ग्रुप में वर्क करेंगे और दूसरों को भी सीखने का अवसर देंगे। दैट मीन्स नॉट जस्ट कॉम्पिटिंग विद अदर्स, ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद देम। और इसके साथ साथ उन्हें संपूर्ण तरह से आपको संसाधन प्रोवाइड करने होंगे। देयर शुड बी रिसोर्सेस जिसके माध्यम से बच्चे खेल कर एक एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट। अब आते हैं कुछ मेथड्स या कौन से होते हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाने का इस्तेमाल हम लोग जनरली करते हैं, या वो इफेक्टिव होते हैं लोअर क्लासेस में। एक यहाँ दिया हुआ है लेक्चर मेथड। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड, जिसमें बच्चे को सामने रखकर टीचर्स लगातार कुछ चीजें बताते जाते हैं। तो इसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि लेक्चर मेथड में कहीं ना कहीं वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है, तो बच्चों की जो एक्टिव जो भागीदारी या पार्टिसिपेशन है ना, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज डिस्कशन मेथड, व्हेन द सेम टॉपिक टीचर सिट्स एंड डिस्कसेस विद द चाइल्ड। एक सर्कल टाइम में बच्चे बैठे हैं और वो बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम इसके बारे में चलो सोचे कि क्या इसका प्रॉब्लम है, क्या इसका सोल्यूशन होगा। तो ये जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो डिस्कशन मेथड से आती है। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें कुछ नई चीजों को प्रयोग करके जानने की, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि। अगर आपको देखना है कि नींबू पानी में तैरता है या डूबता है, तो बच्चे को एक नींबू और पानी की बाल्टी या जग देकर हम उसे कहते हैं प्रयोग करो और ये जानो। क्योंकि बच्चों के उस एज में आप कोई बहुत बड़े प्रयोग नहीं कर सकते। पौधे कैसे निकलते हैं, इसके लिए आपने एक बीज को अंकुरित कर दिया और बच्चे से कहा कि अंकुरन के वक्त देखो ये कैसे धीरे से पहले उसकी जड़ें निकलती हैं, फिर उसके पत्ते निकलते हैं, और उसके जो डिफरेंट स्टेज जो ऑफ डेवलपमेंट है वो उनको हम बताते हैं। और इसके साथ साथ ग्रुप वर्क मेथड जो सबसे इफेक्टिव है, कि किसी भी काम को आप 90% अगर करके भी देते हैं, तो 10% बच्चों को एक अवसर दीजिए कि वो एक ग्रुप में काम करके उस विशेष कार्य को कर सके, ताकि उनके अंदर में टीम वर्क, कोलैबोरेशन और एक सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट हो। सो हाउ डज अ टीचर वर्क हियर? सबसे पहले टीचर एक नॉलेज प्रोवाइडर है, जो भी नया ज्ञान है वो टीचर के द्वारा आ रहा है। पर ऐसी बात नहीं है कि बच्चे कहीं और से ज्ञान एकत्रित नहीं करते हैं, लेकिन टीचर्स का इसमें बड़ा योगदान होता है। टीचर शुड नॉट ओनली बी अ मेंटर, ही और शी शुड बी अ फैसिलिटेटर, यानी कि बच्चों को सीखने में सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम करेंगे और उन्हें खुद कहेंगे कि आप इसके उत्तर को तलाशो एंड आई विल हेल्प यू वेर एवर यू गेट स्टक अप। सो दिस काइंड ऑफ अ रोल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यंग चिल्ड्रन। अगर हर चीज आप करके दे देंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज को फिर लर्न करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, वो उसे खुद से करके नहीं सीखेंगे। टीचर शुड हैज टू बी अ सपोर्टर, चाहे वो बच्चा कमजोर हो या अच्छा हो, यू हैव टू बी सपोर्टिव टुवर्ड्स द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। एंड समवेयर टीचर शुड बी अ वैल्यू डेवलपर, यानी कि जिन मूल्यों की बात हम शिक्षक के रूप में करेंगे वो हमें खुद भी प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास एक नेशनल इंटीग्रेशन का भी एक दायित्व रहता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें एक वैल्यू डेवलपर या गुणों का निर्माण करने का जो कार्यकर्ता का काम है वो हमें करना होगा। अब जिन तीन डेवलपमेंट डोमेन्स की हम बात कर रहे थे उनके बारे में थोड़ी बहुत इसमें जानकारी है, पर ये हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है लैंग्वेज, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज क्या हो गया? भाषा विकास। कॉग्निटिव हो गई बौद्धिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट हो गई आपकी भावनात्मक विकास। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन से स्किल्स डेवलप करेंगे? यहाँ पे दो तीन दिए हुए हैं, लेकिन हम इसकी एक डिटेल सेशन करेंगे कि बच्चों के शब्दों के सीखने के विकास को देखना है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट, बच्चों में ग्रामर की समझ होनी चाहिए कि बच्चे जो डेली लाइफ में उसमें कैसे ग्रामर का यूज करेंगे। सो दिस ग्रामर इज नॉट लर्निंग द डेफिनेशंस की संज्ञा क्या है या क्रिया क्या है। यहाँ हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रामर की, कि आप कैसे ग्रामर को यूज करोगे अपने
डेली कॉन्वर्सेशंस में। फिर बच्चों की लिसनिंग के लिए, तो लिसनिंग स्किल्स सिर्फ एक स्किल नहीं है, लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, दीज आर 4 स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू लर्न लैंग्वेज। तो इस पोर्शन को आप लोग सिर्फ एक नजर देख लेंगे या समझ लेंगे, पर हम इसके बारे में एक जो डिटेल्ड है वो लैंग्वेज और न्यूमरेसी का हम अलग सेशंस में देखेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आता है? बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाना, कि बच्चे को सोचने, रीजनिंग करने की या समस्याओं को सॉल्व करने का एक टैलेंट देना। मेमोरी डेवलपमेंट, कि बच्चे कितना याद रख सकते हैं। तो हाउ डू यू टेस्ट अ मेमोरी? लाइक आपने 5 ऑब्जेक्ट्स एक ट्रे पर बच्चों को रखकर दिखाया, और फिर आपने उस ट्रे के ऑब्जेक्ट्स को कवर कर दिया, और फिर आपने 2 ऑब्जेक्ट्स निकाल दिए, और वापस वो कपड़ा हटाकर आप पूछते हैं कि आपको इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स मिसिंग लग रहे हैं। सो दीज काइंड ऑफ मेमोरी गेम्स कैन बी वेरी हेल्पफुल। एंड ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर आपने पूरे क्लास में कागज बिखेर दिए तो आप खुद से पूछते हो कि बताओ इसका सोल्यूशन क्या है, क्लास साफ कैसे होगा। तो जो काम आप खुद से करके नहीं दे रहे हो, बच्चे उसको एज अ आइडिया बताते हैं कि मैम अगर हम सारे कागज एक साथ चुन लेंगे तो क्लास साफ हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड शुड बी डेवलप्ड इन द चाइल्ड। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आते हैं? एक तो सेल्फ अवेयरनेस, खुद की भावनाओं को वो पहचानेंगे, खुद की भावनाओं को, यानी कि वो खुश हैं या दुखी हैं या उदास है, ये सब चीजें उनको समझ आनी चाहिए और कैसा महसूस कर रहे हैं। और ये बताना है कि सारे इमोशंस तो ठीक है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज सोशल इमोशंस, दूसरों के प्रति भी उनकी भावना कैसी है उसको समझना, दूसरों को रेस्पेक्ट देना, सम्मान देना, और उनमें कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करवाना, आभार बच्चों में होनी चाहिए अपने दिए हुए जिंदगी के बारे में, कि आपने जो भी दिया है, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट लाइफ। इमोशनल को, इमोशन रेगुलेट करना, जो पिछले सत्र में भी हमने चर्चा की है, कि बच्चे को अपना इमोशन कंट्रोल करना आना चाहिए और उचित तरीके से उन्हें व्यक्त करना चाहिए, ताकि वो सफलता में आगे एक ताकि वो आगे एक सफल जिंदगी बिता सके। अब आ जाते हैं इसके अंतिम भाग पे, कि असेसमेंट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। असेसमेंट, आकलन, आकलन एंड इवैल्यूएशन जो है ना, मूल्यांकन, इसमें डिफरेंसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आने वाले चैप्टर्स में उनके बारे में रहेंगी। फिलहाल यहाँ पे आकलन की बात हम जब करेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन में, जहाँ समावेशी शिक्षा है, वहां पे कौन से आकलन की बात होगी? सबसे पहले तो फॉर्मल असेसमेंट जो हम विद्यालयों में लेते हैं, चाहे वो एग्जाम हो या क्विजेज हो या वीकली टेस्ट हो, इसको हम कहेंगे फॉर्मल। एंड इनफॉर्मल, जिसको आगे चलकर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पे देखेंगे। और फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, जिसको हम कहते हैं रचनात्मक आकलन, कि बच्चे क्लास में किसी कार्य के दौरान कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका क्या रोल प्ले है, उसके आधार पे उनके हम असेसमेंट करते हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, और हम इसको यूज करते हैं कि उनको हम और कुछ बेहतर बता सके। सो दिस काइंड इज ऑल्सो अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको यहाँ पे इनफॉर्मल असेसमेंट के रूप में दिया गया है। और अगर कुछ हम रियल लाइफ सिचुएशन उनको देते हैं और उसमें काम करने के लिए बोलते हैं, वास्तविक जीवन की समस्याएं, सो दैट कैन बी टर्म्ड एज एन ऑथेंटिक असेसमेंट। नाउ व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर असेसमेंट? एक उसके जो इंक्लूसिव बच्चे कौन होते हैं? जो कहीं ना कहीं किसी एक एरिया में उनके जो, या तो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, या उनका मेंटल स्ट्रेंथ कहीं पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनके लिए कौन सी हम रणनीतियां यूज करेंगे? कि एक तो असेसमेंट सबके लिए एक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ फ्लेक्सिबल असेसमेंट। यदि आप मछली से कहोगे कि पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, या फिर आप मुर्गे से कहोगे कि आप पानी में तैर के दिखाओ, तो उनके जो आउटकम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, और वो उनके स्ट्रेंथ को नहीं जांच पाएंगे। तो वैसे ही अगर बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत आपके पास है, तो उनके असेसमेंट को अलग अलग तरीके से कीजिए, उससे फ्लेक्सिबल रखिए। उनके लिए आप एक आईईपी तैयार कीजिए, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, कि कौन से लर्निंग प्लान से मुझे एक अलग आउटपुट मिलेगा, जिसको हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, कि अलग अलग बच्चों को आप अलग अलग तरह से आप इसको समझाने का प्रयास करें। एंड ऑल्सो अ मल्टी मॉडल असेसमेंट, इसका मतलब है कि बच्चे को आप ऑडियो विजुअल्स के सहारे से या शारीरिक हाव भाव के सहारे से आप अगर सिखाकर आप उनका असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे मल्टी मॉडल असेसमेंट। सो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? तो बेसिकली एक तो हमारे पास बहुत अच्छे संसाधन या रिसोर्सेज नहीं है,
हमें कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत इन्वेस्ट करना होता है, सो देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है कि बहुत सारे टीचर भी तैयार नहीं रहते हैं कि उन बच्चों की मदद करे, तो टीचर प्रिपेयर्डनेस में भी कमी होती है, जिससे समावेशी शिक्षा के जो लक्ष्य है वो पूरे नहीं होते हैं। एंड ऑल्सो समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव करती है, देर आर सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स। अगर कोई बच्चा ऑटिज्म का शिकार है तो उसको समाज एक अलग नजर से देखती है। तो ये जो समाज में असमानता है या भेदभाव है, वो उसे बहुत ही सिंपैथी के साथ में एड्रेस करती है, और सहानुभूति की आवश्यकता उन बच्चों को नहीं है। यू शुड ट्रीट देम एज इक्वल्स। तो इन सब चीजों में कई चैलेंजेस हमें विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज है, उसमें ऐसे भी होते हैं कुछ बच्चे बहुत चीजों में अच्छे हैं लेकिन उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो हर तरह की डिसेबिलिटी हम बच्चों में देख पाएंगे। और डिफिकल्टी इन असेसमेंट, अगर आप एक ट्रेन्ड CWSN टीचर नहीं है तो उस स्थिति में आपकी जो असेसमेंट है वो डिफिकल्ट हो जाएंगी। इसके साथ आप यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें, हम कर सकते हैं ताकि वो बेटर हो, और व्यक्तिगत शिक्षण हम दे सके, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, और टीचर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर अगर ध्यान दे, तो हमारे कुछ जो चैलेंजेस है वो ओवरकम हो जाएंगे।